Assalamu alaikum. This is Naeem's Virtual Academy and I am कमल फातिमा। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि जो साइंस है ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। और जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। अब उन स्टेप्स में जो के हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, उसके बाद रीजनिंग होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है और एक्सपेरिमेंट के बाद रिज़ल्ट और फिर कंक्लूजन होता है। ठीक है, ये इसकी फ्लो शीट डायग्राम है जो आपकी बुक में भी दी हुई है। इसको जो है ना मैं आपको समझाती हूँ वन बाय वन कि इसकी लिस्ट में क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है ना ये दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप यूज़ करते हैं 5 सेंसेस को, जबकि क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी से निकला है। तो क्वांटिटेटिव जो होती है ऑब्जर्वेशन ये होती है मेजरमेंट के हिसाब से। जिसमें आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं और जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर किसी शख्स को फ़ीवर हो गया है, तो अब 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए आप उसे टच करेंगे और उसका फ़ीवर चेक करेंगे, तो वो होगी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। और अगर क्वांटिटेटिव है तो आप थर्मोमीटर अप्लाई करेंगे, थर्मोमीटर को यूज़ करेंगे, तो उससे जो आप ऑब्ज़र्व करेंगे किसी शख्स का फ़ीवर, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को जनरली कहा जाता है इंटेलिजेंट गेस। इंटेलिजेंट गेस कहा जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये जो गेस होता है ये आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में देना होता है। ठीक है, या फिर आपको मज़ीद समझाने के लिए कि ये एक सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे आप कहते हैं ना कि एक सजेशन है मेरी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, तो ये एक सजेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है दैट कैन बी टेस्टेड। यानी कि इट मस्ट बी टेस्टेबल। हाइपोथेसिस जो है ना लाजमी है कि वो उसको टेस्ट किया जा सके। ठीक है, तो हाइपोथेसिस को फॉर्म्युलेट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, हम उसकी रीजनिंग देते हैं। एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसको रीजनिंग प्रोसेस कहा जाता है। रीजनिंग प्रोसेस, ठीक है। रीजनिंग जो होती है ये दो वेज में होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव जो होती है रीजनिंग वो होती है मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड डिडक्टिव मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। वैसे जो MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है इसके अकॉर्डिंग थोड़े से MCQs आ जाते हैं।
होते ईजी ही हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ स्पेसिफ़िक लिखना है और कहाँ स्पेसिफ़िक से जनरल की तरफ मूव कर रही है रीज़निंग, तो आप इस तरह से याद कर लें कि जो डिडक्टिव में जो डी है अल्फ़ाबेट, ये पहले आता है और आई बाद में आता है, ठीक है ना। ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। जब इसी तरह जी जो है जनरल और स्पेसिफ़िक में जी भी पहले ही आ रहा है, तो अगर डिडक्टिव लिखेंगे तो जनरल आना चाहिए पहले। तो जब जनरल लिख देंगे तो टू स्पेसिफिक हो जाएगा और इसके उलट आप लिख देंगे इंडक्टिव के अंदर। यानी आप इनके अल्फ़ाबेट्स को देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो होती है ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है। प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म किया जाता है। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कर लेने के बाद आ जाता है रिज़ल्ट। उस रिज़ल्ट से फिर हम कंक्लूजन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक के अंदर मेंशन है दो चीज़ें, एक है लॉ एंड द सेकंड इज़ थ्योरी। लॉ जो होता है ये यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है और इररिफ्यूटेबल होता है। जबकि थ्योरी जो है ये हाईली टेस्टेड होगी या वेल टेस्टेड आप लिख सकते हैं, और ये रिलायबल होती है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए। यानी कि वेल टेस्टेड और हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है जो कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और डाटा कलेक्शन से हासिल होती है, और हम एक्सपेरिमेंट से भी इसको हासिल कर लेते हैं। तो ये क्या हुई, हाईली टेस्टेड जो है ना एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। इसके बाद आता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाह रही हूँ कि ये एक ही चैप्टर जो है वो एक ही पेज के ऊपर ना एडजस्ट हो जाए। अच्छा, ठीक है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन का जब हमें एक रिज़ल्ट मिल जाता है तो वो जो सारा हमारे पास डाटा होता है तो हम उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। डाटा जो है वो हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे किसकी फॉर्म में, टेबल या फिर ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। और फिर उस पर हम मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और टू सपोर्ट द रेफरेंस ऑफ योर हाइपोथेसिस। जो भी हमें हाइपोथेसिस मिली थी उसको सपोर्ट करने के लिए हम जो भी एनालिसिस हमें होता है हम हाइपोथेसिस का, तो हम यानी कि जो भी हाइपोथेसिस है हमने सारा जो उसका डाटा जो इकट्ठा किया है, अब वो सारे डाटा को हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे टेबल के अंदर, ठीक है। फिर उस पर मैथमेटिकल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल बायोलॉजी की एक टर्म आई है आपकी बुक के अंदर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इट इज़ द फील्ड ऑफ रिसर्च शोज़ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, कि ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, और हम इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करते हैं, ठीक है। अब जो ये जो सारे सीरीज़ ऑफ स्टेप्स थे साइंटिफिक मेथड के, उनको मलेरिया की एग्जांपल लेकर हम डिस्कस करते हैं। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, मलेरिया काज हो जाता था, तो उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए जो साइंटिस्ट था, उसने फिजिशियन थे, उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनके ब्लड सैंपल लिए, जिसमें से उन्हें मिला प्लाज्मोडियम, यानी कि ये उनकी ऑब्जर्वेशन हुई,
ठीक है। ऑब्ज़र्व कर लेने के बाद उन्होंने हाइपोथेसिस दी, एक स्टेटमेंट दी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। फिर उन्होंने रीजनिंग की कि हो सकता है कि जिस जिस अगर इस शख्स को मलेरिया है और इसके अंदर प्लाज्मोडियम, इसके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि जो तमाम शख्स जिनको मलेरिया होता है उन सब में जो ब्लड सैंपल है उसमें प्लाज्मोडियम हो। तो इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पेशेंट ऑफ मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो एक्सपेरिमेंट किया इसी हाइपोथेसिस को लेकर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद अच्छा, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना वो दो वे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जो होता है ना वो हमेशा ऑप्टिमम होता है, हेल्दी जिस तरह पर्सन ले लिए जाए जिसको देख कर हम एनालाइज कर सकें कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कैसा हो रहा है, ठीक है ना। ये जो होता है ये फ़िक्स होता है। तो हेल्दी पर्सन का ब्लड सैंपल लिए और पेशेंट्स के लिए जो जिनको मलेरिया था, तो रिज़ल्ट में आया कि जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है और जो हेल्दी पर्सन है उनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है उनके ब्लड सैंपल में। तो रिज़ल्ट यही आ गया कि रिज़ल्ट आ गया और कंक्लूजन ये हुआ कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। इस तरह से जो है ना एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और ये जो मेथड होता है ये किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेम ही मेथड अख्तियार किया जाता है। अच्छा, आपकी बुक के अंदर जो बात इस चैप्टर की में जो बातें अहम हैं जो याद करने वाली हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, वो है कि मलेरिया का पूछा जा सकता है कि मलेरिया जो है वो उसको पहले उसका मतलब जो नेम है, लैटिन वर्ड है मलेरिया का क्या मतलब है, ये आ सकता है। और ये आ सकता है कि ये किसकी वजह से काज होता है, ठीक है। और उसके बाद ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने फिजिशियन जो हैं जिन्होंने ये स्टडी की थी मलेरिया पेशेंट को, उन्होंने प्लाज्मोडियम को देखा था कि ऑब्ज़र्व किया था। तो ये ईयर और ये उनका नेम और ये चीज़ याद रखनी है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। बाकी ये चैप्टर बहुत सिंपल है, इतना कुछ ख़ास इसमें से आता नहीं है। अच्छा, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग ये आपने जहन में रखना है कि ये क्या होती हैं। एग्ज़ाम्पल में मतलब इंडक्टिव रीजनिंग पूछी जा सकती है और एग्ज़ाम्पल जो एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस है उसमें आपको कोई भी दिए जा सकते हैं ऑप्शंस, तो आपने उसमें से ख़ुद ही चूज़ करना होगा कि ये किस तरह की रीजनिंग है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो है लॉ और थ्योरी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल इतना ज़्यादा नहीं है कि ट्रिकी हो और आपको प्रॉब्लम हो तैयार करने में। तो ये था आज का चैप्टर जो कि आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।